क्या आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? जब भी आप अपने अंदर कुछ बदलने की कोशिश करते हो तो आप अपनी पुरानी हैबिट्स पे वापस आ जाते हो। नए साल पे रिजोल्यूशन तो बनाते हो पर पूरे साल में खत्म ना करके उसे अगले साल के रिजोल्यूशन में डाल देते हो। अपने गोल्स बनाते हो पर उसे पूरा नहीं कर पाते। बीच बीच में आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आता है और आप कुछ काम शुरू भी कर देते हो पर आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि बीच में वो मोटिवेशन ठंडा हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी विल पावर इतनी ज्यादा है कि आप जब चाहो अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हो या फिर अपनी विल पावर पे बहुत ज्यादा भरोसा करके जो करना चाहो वो कर सकते हो? ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिसके बारे में बेंजामिन हार्डी ने अपनी बुक विल पावर डजंट वर्क में बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि आप जो पाना चाहते हो उसे अपनी विल पावर के भरोसे ना छोड़ के आपको क्या करना चाहिए। हमारी वीडियोस थोड़ी बड़ी होती हैं क्योंकि इसमें हम आपको सारी जरूरी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और अपनी विल पावर के भरोसे बैठे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस बुक में समझाए गए 14 पॉइंट से कंसेप्ट समझिए और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके जो पाना चाहते हैं वो पाइए। पहला पॉइंट है एवरी हीरो इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिचुएशन। एक हिस्टोरियन थे विल ड्यूरांट जिन्होंने 40 साल से ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी थी। उन्होंने पास्ट में बहुत सारी महान हस्तियों के बारे में पढ़ा और अपनी रिसर्च में उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पाई कि जो हमारी हिस्ट्री है ये इसलिए नहीं बनी कि बहुत महान लोग पैदा हुए थे, ये इसलिए बनी कि उनके सामने ऐसी सिचुएशंस थी और ऐसे चैलेंजेस थे जिनकी वजह से उन्हें वो काम करने पड़े। ड्यूरांट ने पाया कि उनकी महानता का मेन रीजन ये था कि उन्हें वो काम करने की जरूरत थी। उनको उस समय के हिसाब से, उन सिचुएशंस के हिसाब से वो सारे काम करने पड़े। ये आइडिया लोग बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हीरोज तो बचपन से बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर तो अलग खूबियां होती हैं और हम ऐसे लोगों को एडमायर करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं और हम सोचते हैं कि ये शायद उनकी एबिलिटी जेनेटिक्स की वजह से है, उनकी एजुकेशन की वजह से है या फिर उनके अंदर कोई सुपर ह्यूमन टैलेंट है जिसकी वजह से वो इतने बढ़िया काम कर पा रहे हैं। हमें बताया जाता है कि इनके पीछे उनकी पर्सनल क्वालिटीज हैं, जैसे उनकी विल पावर, उनका डिसिप्लिन रहना, जिसकी वजह से वो महान बने। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। बहुत सारे कल्चर्स में हमें यह बताया जाता है कि आप कैसे हैं ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, पर सच्चाई कुछ और ही है। जो आपका एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके थॉट्स में और आपके एक्शंस में। बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हम एक्शन ले रहे हैं ये हम खुद लेना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट ने उस बिहेवियर को गाइड किया होता है। ड्यूरांट का कहना है कि किसी भी एवरेज इंसान की कैपेबिलिटी डबल हो सकती है अगर उसकी सिचुएशन उससे उस कैपेबिलिटी की डिमांड करे और रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज ने इस आइडिया को सपोर्ट भी किया है। डॉक्टर राज चेट्टी और डॉक्टर नेथेनियल हेंड्रन जैसे रिसर्चर ने पाया है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन का अच्छा होना उस पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जी रहे हैं। जहाँ पे आप पैदा होके बड़े हुए हैं वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है और वो करता रहेगा अगर आप उसे बदलेंगे नहीं। जैसा कि जिम रॉन भी कहते हैं कि आप जैसे 5 लोगों के आसपास अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप उनके एवरेज बन जाते हैं। ये बात सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, ये आपकी वैल्यूज, हेल्थ और आपके इंटरेस्ट पे भी वैलिड है। बहुत सारे लोग बड़ा काम नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को डिमांडिंग सिचुएशंस में नहीं डाल पाते जो उनको ग्रो करने पे मजबूर कर दे। पर पता है अच्छी खबर क्या है? आपको ये चीजें पता चल चुकी हैं तो आप ये काम कर सकते हो। 2 तरह के पाथ होते हैं। एक होता है फ्री विल का पाथ, जहाँ पे आप ये बिलीव करते हो कि आपकी डेस्टिनी पूरे आपके कंट्रोल में है, आप जो चाहो आप कर सकते हो। पर यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को शेप करते हैं। जैसे अगर आप चाहो कि जंप मार के आप उड़ जाओ तो आपको ग्रेविटी रोक लेगी। वहीं दूसरा पाथ होता है डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो एक रोबोट की तरह काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। पर ये भी सच नहीं है क्योंकि आपके पास हमेशा एक चॉइस है। हमने ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत ही शानदार काम कर दिए, वो सेल्फलेस काम करते हैं चाहे उसमें उनकी जान को खतरा हो जाए। तो सच्चाई क्या है? ये सिर्फ फ्री विल और डिटर्मिनिज्म नहीं है, ये बीच में एक चीज है कंटेक्चुअल एजेंसी, जहाँ पे आपके जैसी सिचुएशन सामने आएगी आप उस हिसाब से सारे तरह के बिहेवियर शो कर सकते हो। हमारा एनवायरनमेंट हमें कंट्रोल नहीं करता है पर ये हमारी चॉइसेस के लिए एक स्टेज तैयार कर देता है और कुछ चीजों के लिए आप नहीं भाग सकते, जैसे आपको सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये सच्चाई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट खुद शेप कीजिए। ये आपकी फ्री विल है। बहुत समय तक ऐसा सोचा गया था कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी को चलाता है, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 1 वे रिलेशनशिप नहीं है, ये 2 वे रिलेशनशिप है। अगर आप एक पार्ट को बदल देंगे तो आपका दूसरा पार्ट भी बदल जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से कपड़े पहनिए, अच्छा हेयर स्टाइल रखिए, अच्छा परफ्यूम लगाइए। बाहर के छोटे छोटे चेंजेस आपके अंदर बड़े बड़े चेंजेस कर पाते हैं। जैसे एक आदमी था नेट, जो कि रियल एस्टेट एजेंट था। उसका करियर इतना अच्छा भी नहीं चल रहा था,
फिर उसने एक फैंसी टेस्ला कार खरीदी और उसने बड़े बड़े चेंजेस देखे। लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया और उसने ज्यादा बेचना शुरू कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और क्योंकि उसने अपना एक एनवायरनमेंट एक नई कार से बदल दिया था तो उसका कैरियर बूस्ट होना शुरू हो गया। अब आपको अपने एनवायरनमेंट बदलने के लिए कोई कार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोटे छोटे तरीके से भी बदल सकते हो। जब भी आप चेंज करते हो तो वो एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज होता है और वो एक पर्सनल ग्रोथ की साइकिल बन जाती है और आप इंप्रूव करते चले जाते हो। चेंज तो होना ही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, पर ये चॉइस आपकी है कि आप पॉजिटिवली ग्रो होना चाहते हो या नेगेटिवली ग्रो होना चाहते हो। अगर आप अपने सराउंडिंग का ध्यान नहीं रखते और अपने सराउंडिंग की जानकारी नहीं रखते तो आप भविष्य में ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहां पे आप नहीं जाना चाहते। जैसे अगर किसी का कोई दोस्त बहुत ही नेगेटिव है, जो हमेशा पेसिमिस्टिक बातें करता रहता है, तो धीरे धीरे उस इंसान की चॉइसेस भी उसी की तरह होने लग जाती हैं। तो इसमें कोई फेट या लक नहीं है, ये चॉइसेस हैं आपकी जो आपकी जिंदगी को वैसा डिजाइन करते हैं जैसा आप चाहते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं तो आपको लोगों की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, डर आता है, वो आपको रोक नहीं पाता। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी जर्नी को नहीं समझते, आपके गोल्स और आपकी एम्बिशंस की परवाह नहीं करते, तो उन गोल्स और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट है हाउ योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। एक बार एक जार में फ्लीज यानी पिस्सू को रखा गया। जब जार का ढक्कन बंद नहीं था तो पिस्सू ऊंचा ऊंचा कूदती थी और वहां से निकल के भाग भी जाती थी, पर फिर जार पे ढक्कन लगा दिया गया। अब वो जब ऊंचा कूदती थी तो उनका सर टकराता था और उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो धीरे धीरे पिस्सू ने ऊंचा कूदना बंद कर दिया और बाद में जब उस ढक्कन को हटा दिया गया तब भी वो ऊंचा नहीं कूद रही थी, क्योंकि अब वो बैरियर उनके दिमाग में बन चुका था। और कमाल की बात तो ये है कि उनके जो नए बच्चे पैदा हुए वो भी ऊंचा नहीं कूद रहे थे, जबकि ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। अब उसमें से अगर एक पिस्सू को दूसरे बड़े जार में रखा जाए जिसमें वहां पे पिस्सू ऊंचा ऊंचा कूद रहे हैं, तो वो पिस्सू भी ऊंचा कूदना शुरू कर देता था। अब वो अपने पुराने बिहेवियर से अटका हुआ नहीं था। तो आप देख सकते हो कि एक एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बायोलॉजी में इस कंसेप्ट को एपिजेनेटिक्स कहा गया है, जो ये बताता है कि सिर्फ आपके जीन ये डिटरमिन नहीं करते कि आप कैसा बिहेव करेंगे। जिन जीन्स को आप एक्सप्रेस करते हो वो ये डिटरमिन करते हैं कि आप कैसा बिहेव करेंगे, और वो आपके एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जैसा आप अपने मम्मी के साथ रहते हैं वैसा आप अपने पापा के साथ नहीं रहते, क्योंकि उन दोनों के एनवायरनमेंट की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। इसी तरह से किसी ग्रुप में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है और किसी ग्रुप में आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप उस समय कहाँ पे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि जो लोग बिलीव करते हैं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वहीं जो सोचते हैं कि मेरी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते। तो अपने आप को एक अनचेंजिंग आइडेंटिटी में मत रखो। किसी को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो एक अल्कोहलिक है या फिर एक स्मोकर है। ये सब उसके अलग अलग रोल हैं उसके अलग अलग सराउंडिंग में, और वो अपने पैटर्न्स को बदल सकता है अपने एनवायरनमेंट को बदल के। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में एक कॉमन बिलीफ है, लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने आप को सबसे अलग कर देंगे, अकेले हो जाएंगे, तो ही वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस की जर्नी पे चल सकते हैं, तभी उन्हें सक्सेस मिलेगी। पर डॉक्टर डेविड हॉकिंस का कहना है कि जो इंडिविजुअलिटी का छलावा है, यहीं से सारी सफरिंग की शुरुआत होती है। अगर आप किसी पौधे को एक अलग से छोटे से गमले में डाल देंगे तो वो सही से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। उसको बढ़ने के लिए बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए। इसी तरह से अपनी जिंदगी में भी बहुत लोग अटका हुआ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ लिमिट्स के अंदर ही चीजें अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये 5 चीजें याद रखनी चाहिए। आप जो कर सकते हैं वो सिर्फ आपकी विल पावर पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके सराउंडिंग, आपकी सिचुएशन और आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, हर एनवायरनमेंट के कुछ रूल होते हैं, जैसे हर कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं। तीसरा, हर एनवायरनमेंट की एक लिमिटेशन होती है, तो आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपके लिए सही एनवायरनमेंट ढूंढना होगा। चौथा, आपकी जो वैल्यू है वो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपके पास अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ताकतें होती हैं। पांचवा, आप हमेशा एक रोल प्ले कर रहे होते हो। आप जिस जगह हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उस तरह से आप वहां पे अपना रोल प्ले करते हो। तो अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो आप अपनी जिंदगी में अपने रोल भी बदल सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको सोलो हीरो बनना हो, आपको अपने लिए एक सही स्टेज चुनना होगा। थर्ड पॉइंट है 2 टाइप्स ऑफ एनरिच्ड एनवायरनमेंट्स। कोर्टनी रेनॉल्ड्स एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं
जिन्होंने अपनी हाई स्ट्रेस लाइफ को बैलेंस कर रखा है। वो अपना समय 2 अलग अलग जगह बिताती हैं। एक है डेनवर, एक है लास वेगास। डेनवर उनके काम की जगह है, जहां वो महीने में 15 दिन 18-18 घंटे काम करती हैं। उनका वहां का एनवायरनमेंट उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वो अपने आप को जानबूझ के वहां पे स्ट्रेस में डालती हैं। वहां पे उनके ऊपर टाइट डेडलाइंस होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने बड़े प्रॉमिस कर रखे हैं। जब वो वहां पे काम करके थक जाती हैं, उसके बाद वो वापस आती हैं लास वेगास में। ये उनके लिए एक रिकवरी हेवन है, जहाँ पे वो रिलैक्स करती हैं और मजे करती हैं। यहाँ पे वो अलग अलग सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट करती हैं, 10 से 12 घंटे सोती हैं, और जहाँ वेगास में उन्होंने बहुत ज्यादा काम करके स्ट्रेस लिया था, उसकी रिकवरी वो अपनी यहाँ पे करती हैं। इस स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल डिजाइन की वजह से उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस अचीव कर ली। आजकल लोग रिकवरी की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, पर कोर्टनी ने दिखाया है कि दोनों डिमांडिंग और रेस्टफुल एनवायरनमेंट जरूरी है सक्सेस के लिए। 4th पॉइंट है रीसेट योर लाइफ। एक बार एक औरत अपने रोजमर्रा के कामों में फंसी हुई थी। उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता चल रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी सारी मोटिवेशन इकट्ठी करके आगे बढ़ सके। फिर उसने और उसकी फैमिली ने एक ब्रेक लेने का फैसला लिया, जहाँ पे उसका रूटीन टूटा और वो दुनिया घूमने निकल गई। जैसे ही उसने अपने करंट सराउंडिंग को छोड़ा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भर गई। उसको नए नए आइडियाज आने लगे। वो एक ऐसी स्टेट में चली गई जिसे साइकोलॉजिस्ट पीक एक्सपीरियंस कहते हैं। पीक एक्सपीरियंसेस वो कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपका रियलिटी को लेके दृष्टिकोण बदल जाता है, जब आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हो। और ये ज्यादातर तभी होता है जब आप रेस्ट कर रहे हो, रिकवरी मोड में हो, जैसे कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो। पीक एक्सपीरियंसेस आपको मदद करते हैं कि आप पावरफुल डिसीजंस ले सकें। जिन डर की जंजीरों ने आपको करंट सर्कमस्टांसेस में बांध रखा है, आप उनको तोड़ के आगे बढ़ सकें। तो आप भी रोज अपने रेगुलर एनवायरनमेंट से बाहर निकल के मेडिटेट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एक पीक स्टेट में आ जाए। उसके बाद आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जिंदगी के बारे में किसी कॉपी में लिख सकते हैं। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है और आप कैसा बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये सारा एक प्लान कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े गोल को लिखिए, जो आपको आपके वाई से जोड़ता है, जो आपके छोटे छोटे गोल्स को आपके एंड गोल से डिस्टिंग्विश करता है। जो ये एंड गोल है, ये वास्तविकता में वो चीजें हैं जो आपके लिए सच में मैटर करती हैं। और जब आप ऐसे अपने विचार एक जर्नल में लिखते हैं, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। आप अपनी प्रायोरिटी सही तरीके से सेट कर पाते हैं और अपने गोल को पाने की तरफ रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसे ही वीकली प्लानिंग करते हैं, तो वो आपके आने वाले समय को काफी ज्यादा इफेक्टिव कर देती है। अपने वीकली जर्नल में आप कुछ चीजें इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपका पिछला हफ्ता कैसा गया, अच्छा था, ठीक ठाक था या बेकार था। क्या आप किसी चीज में जीते? अगर हाँ, तो उस चीज को सेलिब्रेट कीजिए। कौन सी चीज थी जो अच्छी नहीं गई? कौन से ऐसे स्पेशल मोमेंट्स थे जो आपने उस हफ्ते में जिए? आने वाले हफ्ते में आप क्या करना चाहते हैं? जो आपका बड़ा गोल है वो क्या है और आप उसकी तरफ क्यों काम कर रहे हो? जो आपके छोटे छोटे गोल हैं, जो उस बड़े गोल का हिस्सा भी हो सकते हैं, वो क्या है? ऐसे कौन से काम हैं जो हर हफ्ते होने ही चाहिए, जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन, आपका फिटनेस रूटीन, आपका वर्क रूटीन और आपकी रिलेशनशिप्स के लिए टाइम। जब भी आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, तो उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी पीक स्टेट में आएं, अपनी थिंकिंग को एलिवेट करें, अपनी डायरेक्शन को रिसेट करें, ताकि आप पावरफुल प्लान्स बना सकें और अच्छे डिसीजंस ले सकें। तो जो सबसे अच्छे आइडियाज होते हैं, वो तब नहीं आते जब आप अपने डेस्क पे काम कर रहे होते हो, वो जब आते हैं जब आप रेस्ट करते हो और एक रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो। तो ये चीज याद रखिए कि जब भी आपको बड़ी पिक्चर देखनी हो, तो अपने रेगुलर रूटीन से ब्रेक लीजिए और एक रिलैक्स्ड स्टेट में जाइए, चाहे इसका मतलब अपनी फैमिली से कुछ समय के लिए दूर होना ही क्यों ना हो, ताकि जब आप वापस आए तो आप एक बेहतर इंसान बन के आए। 5th पॉइंट है डेजिग्नेट अ सैक्रेड स्पेस। एक एरोप्लेन अपनी फ्लाइट में 90% समय टर्बुलेंस और चैलेंजेस फेस करता रहता है, फिर भी वो आखिरी में एक सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि बीच बीच में समय समय पर पायलट्स सही तरह से करेक्शन करते रहते हैं। अगर वो इस छोटी छोटी डेविएशन को सही करेक्ट नहीं करेंगे, तो एक डिजास्टर हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1979 में एक पैसेंजर जेट था जिसमें 257 लोग बैठे हुए थे। वो न्यूजीलैंड से एंटार्क्टिका जा रहा था, पर गलती से किसी ने उस फ्लाइट के कोऑर्डिनेट 2 डिग्री से बदल दिए। इस बात का पायलट को नहीं पता था। इस वजह से प्लेन 28 मील ईस्ट की तरफ चला गया। तो जब पायलट लैंड कर रहे थे, तो उन्हें लगा नीचे एक फ्लैट ग्राउंड है, पर वो सीधा जाके एक वोल्केनो से टकरा गए,
जब उनके पास वार्निंग आई तो बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन क्रैश हो चुका था और सारे पैसेंजर्स की जान जा चुकी थी। इस ट्रैजिक इंसिडेंट से पता चलता है कि छोटी छोटी गलतियों को अगर सही ना किया जाए तो उसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। क्या हम अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? हमें क्या करेक्शंस करने की जरूरत है? क्या हमारे पास एक गाइडेंस सिस्टम है जो हमें ट्रैक पे रखता है? हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारा वहां तक जाने का प्लान कब तक का है? अगर आप अपने पाथ से भटक चुके हैं तो आप अपने पाथ पे कैसे वापस आएंगे? रास्ते के टर्बुलेंस और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपने पाथ पे वापस आना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो अपने ट्रैक पे रहने के लिए रोज आपको अपना एक मॉर्निंग रूटीन ऐसा बनाना चाहिए जो आपको आपकी पीक स्टेट में रखे, जिससे आपके दिन की टोन डिफाइन हो सके, आप सही तरीके से एक्ट कर सकें, आपका दिमाग क्लियर हो और आप डिटर्मिनेशन से भरे हों। आप रोज ऐसे करेक्शन करें जो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए जरूरी हैं। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन अच्छा रहता है तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचते हो और एक सही मोमेंटम के साथ अपने पाथ पे चलते रहते हो। जिम कैरी जो एक फेमस एक्टर और एक कॉमेडियन है, वो अपने 1980 के दशक में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय वो रोज सुबह उठ के एक पहाड़ पे जाते थे और फिल्म डायरेक्टर्स को अपने काम की एप्रिसिएशन करते हुए विजुअलाइज करते थे। फिर 1990 में उन्होंने अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक लिखा, जिसको 1995 तक उन्होंने अपने वॉलेट में रखा। और गैस कीजिए क्या हुआ होगा। 1995 में उनको एक मूवी डम एंड डमर की वजह से $10 मिलियन का पेचेक मिला। उनके सपने सच्चाई में बदल सके क्योंकि वो अपने आप से जुड़े रहते थे एक सैक्रेड प्लेस पे। तो क्या आपके पास कोई ऐसी सैक्रेड प्लेस है जो आपको मेडिटेट करने में, सोचने में, प्रे करने में और विजुअलाइज करने में मदद करती है? 6th पॉइंट है रिमूव एवरीथिंग दैट कन्फ्लिक्ट्स विद योर डिसीजंस। इस पॉइंट में हम समझते हैं व्हाई लेस इज मोर। एक मूवी है इंटरस्टेलर, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट कूपर और ब्रैंड एक ब्लैक होल के पास फंसे हुए होते हैं। तो उससे बचने के लिए उन्हें इक्वल और अपोजिट फोर्स लगानी होती है। इसके लिए कूपर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि ब्रैंड बच सके। वो अपने आप को शिप से हटा देता है, जिससे शिप का लोड कम हो जाता है ताकि शिप वहां से आसानी से बाहर निकल सके। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये आपकी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। आपकी जिंदगी में हर एक चीज एनर्जी है जिसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जब आपकी अलमारी भरी हुई होती है तो वो सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं ले रही होती, वो आपका मेंटल और इमोशनल स्पेस भी ले रही होती है। सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, हम अपने इमोशनल बैगेज लेके घूमते हैं। ऐसी रिलेशनशिप्स जिसकी वजह से हम अपने करंट एनवायरनमेंट में हैं, इनका ग्रेविटेशनल पुल हमें एक जगह रोके रखता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगानी होगी, जिसके लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत चाहिए। और इसका एक इफेक्टिव तरीका है अपने लोड को कम करना, यानी कि ऐसी चीजें अपने आप से दूर करना जो आपको रोक के रखती हैं। जब आप अपना वजन कम कर पाएंगे तो आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इसमें काफी एफर्ट लग सकता है, पर अगर आप ये एफर्ट नहीं लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो शुरुआत अपनी जगह को खाली करने की कीजिए। जो भी बेफालतू के सामान रखे हुए हैं जिनका आप यूज नहीं करते, उनको वहां से हटा दीजिए। जब आप अपना एनवायरनमेंट क्लियर करते हैं तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है। अपनी कुछ चीजों पर लिमिट्स लगाइए ताकि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रह सके। जैसे आपको कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताने हैं, कितने घंटे खाना है और कितना समय अपनी ईमेल्स चेक करना है। इससे आपकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और आप अपनी जिंदगी से अननेसेसरी क्लटर को हटा सकते हैं। जब भी आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई शुगरी स्नैक खाते हैं तो वो आपको एक डोपामिन देता है। ये आपको एक ड्रग जैसा हिट देता है जिससे आपको थोड़े समय के लिए मजा आता है और जल्द ही आप इसे दोबारा मांगते हो और उससे ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। जब भी लोगों के सामने कोई चैलेंज आता है तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग जाते हैं ताकि उनको एक क्विक डोपामिन मिल सके, पर इससे उनका वो डिस्ट्रैक्शन उनकी चाहत में बदल जाता है और वो उसे और पाना चाहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जिससे आपको ये शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स मिल ही ना सके। जैसे अपने फोन के अंदर ऐसी एप्स डिलीट कर दीजिए जो आपको बेहतर बनने में मदद नहीं करती, क्योंकि ये उन वीड्स की तरह है जो आपके दिमाग को बेफालतू की चीजों से भर रहा है। अपने फोन को उस समय दूर रखिए जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, जैसे जब आप अपना कोई जरूरी काम कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ हैं। आज की दुनिया में लोग अपनी इस मोमेंटरी प्लेजर्स के एडिक्शन में आ चुके हैं, चाहे इसकी वजह से उनका फ्यूचर कितना भी खराब क्यों ना हो जाए। जैसे ही उनके सामने चीजें मुश्किल होने लगती हैं तो वो अपने लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको अपनी स्ट्रगल के साथ बैठना होगा। आपको अपनी चॉइसेस का बड़ा ध्यान रखना है
और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं उतना ही हार्ड होता है डिसाइड करना कि क्या आप सही चॉइस ले रहे हैं। आप हमेशा इस असमंजस में फंसे रहते हैं कि क्या मुझे कुछ और चॉइस लेके देखनी चाहिए, जिससे आप अपनी चॉइस पे पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हो सकता है आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हो, पर हर किसी चॉइस की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप सब कुछ नहीं चुन सकते। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए कमिटेड होते हैं तो आप उसके लिए खुश रहते हैं और आप उसके लिए बाकी चीजों का सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। जैसा कि माइकल जॉर्डन ने कहा है, Once I made a decision, I never thought about it again। इसके लिए अपने ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब भी आपको कोई नया आइडिया आए, क्रिएटिव आइडिया आए, तो उसे तभी के तभी कहीं लिख लो, चाहे आपके फोन में अपने लिए ईमेल कर दो। इससे आपका दिमाग फ्री हो जाएगा नई क्रिएटिविटी के लिए, नए इंसाइट्स के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ये तो मैं बाद में लिख लूंगा, कोई जल्दी नहीं है, तो या तो वो आइडिया आपके दिमाग से निकल जाएगा या फिर वो आपका एक मेंटल स्पेस घेर के रखेगा, जिसकी वजह से आप नई चीजें नहीं सोच पाओगे। तो अगर उसे लिखने में सिर्फ 2 मिनट ही लग रहे हैं तो आप तुरंत लिख दीजिए। तो आप ये याद रखिए कि प्रोग्रेस के लिए आपको एलिमिनेशन करने होंगे। जो भी करंट एनवायरनमेंट में आपके ऊपर एक्सेस बैगेज है जो आपको रोक के रख रहा है, उसे आपको अपनी जिंदगी से हटाना होगा। चाहे वो फिजिकल क्लटर हो, डिस्ट्रैक्शन हो, आपके पास्ट में लिए गए बुरे डिसीजंस हो, अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स हो, ऐसी कमिटमेंट्स हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या अपनी मेमोरी पे अननेसेसरी लोड डालना हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने माइंड को क्लियर रखेंगे, जिससे आपके पास स्पेस रहेगा जिसमें नए आइडियाज आ सके और आप एक ऑर्गेनाइज्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सके। 7th पॉइंट है चेंज योर डिफॉल्ट ऑप्शंस। लोगों को आजकल अपनी अनकॉन्शियस चॉइसेस के बारे में पता ही नहीं होता, मानो वो ऑटो पायलट पे चल रहे हों। जैसे अगर चम्मचें एक ड्रॉअर में रखी हुई हो तो सबको आदत हो जाती है कि वो उस ड्रॉअर से चम्मच निकालें, पर अगर आप वो चम्मचें एक ड्रॉअर से हटा के दूसरे ड्रॉअर में रख दोगे तो पुराने ड्रॉअर को छोड़ के नया ड्रॉअर खोल के चम्मच निकालने में कितना समय लगेगा। लोगों को किसी भी नई चीज में एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। इसी तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं अपने डिफॉल्ट ऑप्शन बदल के। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी को रियलाइज हुआ कि हर साल वो बहुत सारे पेपर वेस्ट कर रही है क्योंकि प्रिंटिंग में डिफॉल्ट ऑप्शन 1 साइड प्रिंट का है। फिर उन्होंने उस डिफॉल्ट ऑप्शन को डबल साइडेड प्रिंटिंग बना दिया, जिससे रिजल्ट क्या हुआ, लगभग 73 लाख पेज एक सेमेस्टर के अंदर बच गए, जिसका मतलब है कि लगभग 1280 पेड़ कटने से बच गए। तो बड़ा सवाल ये आता है कि आपका डिफॉल्ट बिहेवियरल ऑप्शन कौन सा है। आजकल लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैसे कुछ लोग चिप्स पकड़ के अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जिससे बिना कुछ ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एंटरटेनमेंट मिल सके। पर अगर आप अपनी लाइफ से चिप्स को और टीवी को हटा दो तो क्या हो। ऐसा ही एक कपल ने किया था। उन्होंने नेटवर्क टेलीविजन से अनसब्सक्राइब कर दिया और अपना एक इंटेंशनल वे बनाया जिससे वो कंटेंट को देख सके। इससे जो वो घंटों घंटों कमर्शियल एड्स देखते थे वो समय उनका बच गया और अब उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में था। ये डिफॉल्ट इतना मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें एक एनवायरनमेंट में ट्रिगर करते हैं। जैसे कोई स्मोकर अपनी ऑफिस बिल्डिंग को देख के ट्रिगर हो जाता है स्मोक करने के लिए। ये एक क्यू बन जाता है जिसको रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक बार रैट्स पे स्टडी की गई थी ताकि ह्यूमन एडिक्शन को समझा जा सके। पहले ये माना जाता था कि अगर चूहों को ड्रग्ड वाटर दिया जाएगा तो वो एडिक्टेड हो जाएंगे और जल्द ही मर भी जाएंगे। पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर चूहों के पास बहुत सारा काम करने के लिए हो और वो आपस में सोशलाइज हो सके तो वो ड्रग्ड वाटर को छूते ही नहीं थे। ऐसा ही बिहेवियर अमेरिकन सोल्जर्स में भी पाया गया था जब वो वियतनाम वॉर में थे। जब वो देश के बाहर थे तो 20% सोल्जर को हेरोइन एडिक्शन हो चुकी थी, पर जब वो अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में वापस आए थे तो सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जो रिलैप्स हुए थे। जिससे पता चलता है कि आपके एनवायरनमेंट का आपकी एडिक्शन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सराउंडिंग में आपकी एडिक्शंस के ट्रिगर्स होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, काम हो, खाना हो, ड्रग हो या फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन ट्रिगर्स को अपने एनवायरनमेंट से हटाना होगा। तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए और अपने आप को नुकसान करने से बचाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को याद रखिए। डोंट बी अ स्लेव टू योर एनवायरनमेंट। आपको अपने एनवायरनमेंट का गुलाम नहीं बनना है। लोग दिन में 100 बार अपना फोन चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी फर्क पड़ता है। उसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और रिसर्च से पाया गया है कि रात में सोने से पहले अगर आप लैपटॉप या फोन चलाते हैं तो वो आपकी स्लीप क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अपने आप को टेक्नोलॉजी से ब्रेक देना बहुत जरूरी है ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है वेयरएवर यू आर दैट्स वेयर यू शुड बी।
अगर आपको अपना काम इफेक्टिव तरीके से करना है तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आपके नॉन वर्किंग आवर्स हों तब आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली अपने काम में नहीं रखना चाहिए। वो आपका पर्सनल टाइम है। कई लोग ऐसा नहीं करते, जिससे वो थके थके रहते हैं। वो अपने कामों को टालते जाते हैं और उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं रहता। थर्ड प्रिंसिपल है एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन, नॉट इम्पल्स एंड डिपेंडेंस। बहुत सारे लोग अपने लिए डिपेंडेंसी बना देते हैं, जैसे सुबह उठते ही कॉफी पीना। उन्हें लगता है कि अगर वो कॉफी नहीं पिएंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो कैफीन उनका एक डिफॉल्ट बन जाता है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपके एक्शन आपकी इंस्टिंक्ट और इंटेंशन से होने चाहिए, आपकी मजबूरी से नहीं होने चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है यू नीड डीप ह्यूमन कनेक्शंस टू ओवरकम एनी एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन जब बढ़ती है जब इंसान अकेला हो जाता है और वो इसकी विशियस साइकिल में फंस जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया की एडिक्शन हो या कैफीन की एडिक्शन हो, जो दिखने में बहुत ही हार्मलेस है, पर इसकी रिकवरी के लिए आपको सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आपकी एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। एडिक्शन का उल्टा है कनेक्शन। जब आप दूसरों के ऊपर भरोसा करना शुरू करेंगे, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेंगे, तो आप अपनी एडिक्शन को हटा सकते हैं। 8th पॉइंट है क्रिएट ट्रिगर्स टू प्रिवेंट सेल्फ सैबोटाज। सोचो आपके पास एक बड़ा गोल है, कुछ ऐसा जो आप सच में हासिल करना चाहते हो सकता है ये एग्जाम्स में टॉप करना हो, फिट बनना हो या फिर स्मोकिंग जैसी खराब आदत को छोड़ना हो। लेकिन लाइफ हमेशा आसान नहीं होती और कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो आपको आपके गोल से हटाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कह सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको पहले से ही मुश्किल वक्त के लिए प्लान बनाने के बारे में सिखाती है, ताकि उस समय आपको अपनी सिर्फ विल पावर पर निर्भर ना रहना पड़े। चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप है आपको जानना है कि क्या गलत हो सकता है। उन ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचो जो आपको आपके गोल के बीच में रोक सकते हैं। ये वो पल है जब आप हार मानकर छोड़ने का सोचते हो या फिर किसी भी टेम्पटेशन को हाँ कहने का सोचते हो। सेकंड स्टेप है तैयार करो अपना इफ देन रिस्पॉन्स। मतलब कि पहले से डिसाइड कर लो कि अगर वो चैलेंज आया तो आप क्या करोगे। ये प्लानिंग फेल होने के लिए नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए है। जैसे मानो आपका अपने काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करता है, तो आप उठोगे और 20 पुशअप करोगे। या फिर आपको कुछ अनहेल्दी खाने का मन करता है तो आप एक बड़ा ग्लास पानी का पी जाओगे। फिर आता है स्टेप 3, इसे एक आदत बनाओ। जब तक आपका ये ऑटोमेटिक रिएक्शन ना बन जाए तब तक आप इसे प्रैक्टिस करो। इससे जब भी आपके सामने टफ सिचुएशंस आएंगी तो आप उसके लिए ज्यादा तैयार रहोगे और ऐसी सिचुएशंस में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने प्लान पर टिके रहना किसी भी शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन से ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। इस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन स्ट्रेटेजी की बड़ी बात यह है कि ये आपका दिमाग टेम्पटेशन से हटा देता है। जब आपके पास एक प्लान होता है तो ये आपके दिमाग को कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है और ज्यादातर क्रेविंग गायब हो जाती है। रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक आपकी परफॉर्मेंस, टाइम मैनेजमेंट और आपके गोल्स के प्रति मेंटल क्लैरिटी में सुधार लाती है। आपका एक अच्छा सराउंडिंग आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। बीच बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब आप किसी बैड हैबिट के लिए क्रेव करते हो। वो कुछ क्षण होते हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, पर अगर आपने उस समय में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्रेविंग गायब हो जाती है। उस समय आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हो जिस पे आप विश्वास करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे वो क्रेविंग खत्म हो जाए। उस समय आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक पेपर पे लिख सकते हो। ये आपके पर्सनल थेरेपी सेशन की तरह हो जाएगा, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे। 9th पॉइंट है एम्बेड फोर्सिंग फंक्शंस इनटू योर एनवायरनमेंट। मानो आप किसी से मिलते हो और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। आप सोचोगे ऐसा इसलिए क्योंकि वो वैसा ही है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उनके आसपास का माहौल और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस उनकी चॉइसेस को शेप करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इस गलती को फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। हम जानते हैं कि बाहर के फैक्टर्स लोगों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जैसे अगर रोड पे कोई जल्दबाजी में इधर से उधर जा रहा हो तो आप सोचते हो कि भाई इतनी हड़बड़ी किस बात की, पर शायद हो सकता है कि वो किसी बीमार बच्चे की मदद की जल्दी में हो। कई बार कुछ सिचुएशन किसी टाइम पे आपको आपका बेस्ट वर्जन बना देती है। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक भारी ट्रक उठा लिया जब उसने देखा कि उसका बच्चा ट्रक के नीचे फंसा हुआ है। ऐसी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कुछ सिचुएशंस हमारे अंदर छुपी शक्तियों को जागृत कर देती हैं। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन के मुताबिक पेसिमिस्ट सोचते हैं कि नेगेटिव इवेंट्स स्थायी और उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, जबकि ऑप्टिमिस्ट्स उन्हें अस्थायी और सिचुएशनल मानते हैं।
ऑप्टिमिस्ट अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने पे फोकस करते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए फोर्सिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये ऐसे नियम हैं जो आप खुद के लिए सेट करते हैं, जो आपको किसी खास तरह का काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे अगर आप घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो तो आप अपना फोन किसी ऐसी जगह रख दें जिससे आपको वो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। अपनी विल पावर पर निर्भर होने के बजाय आप अपने माहौल को डिजाइन करें जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएं। जैसे अगर आप अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देंगे तो आपको वो बार बार चेक करने की इच्छा कम हो जाएगी। अगर आप अपने गोल के लिए सीरियस हैं तो अपनी सफलता को चांस पर मत छोड़िए। आप एक्सटर्नल डिफेंसेस सेटअप कीजिए जिससे आप अपने ट्रैक पर बने रहें। अपने गोल्स को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि आप एक फ्लो स्टेट में रहें जिसमें आप अपने काम में पूरी तरह अब्सॉर्ब्ड हो सके और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। पर कई बार ऑफिस के काम में बहुत लो एक्सपेक्टेशन होती है। एम्प्लॉइज को बोला जाता है कि वो अपना काम करें और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, जिससे उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं भी कर पाए तो उसका कोई खास परिणाम होगा नहीं, जिससे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे रह जाते हैं और घड़ी देखते रहते हैं कि कब वो घर जा सके। वहीं अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे लोग अपने काम में पूरी तरह एंगेज्ड हों, जहाँ पे वो अपने एक मेंटल फ्लो में हो जिससे वो बेहतर काम कर सके, तो उससे वो भी खुश रहेंगे और कंपनी को भी फायदा होगा। हाई इन्वेस्टमेंट ऐसी एक फोर्सिंग फंक्शन है। जब आप अपना समय, पैसा और अपना एफर्ट किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस काम को पूरी जान लगा के करते हो। फेलियर्स से रुकने के बजाय आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज समझते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। इसी तरह से एक फोर्सिंग फंक्शन है सोशल प्रेशर। जब आप दूसरों को अपने गोल्स और कमिटमेंट्स के बारे में बताते हो तो आप अपने वर्ड से कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। उसी तरह से एक सोशल प्रेशर है कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपकी खराब परफॉर्मेंस से रिजल्ट आते हैं वो आपका एक फोर्सिंग फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी स्टेक्स हाई हो तो आप अपना उसमें बेस्ट एफर्ट देते हो। तो जब आप अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस देखते हो तो वो आपको मोटिवेट करता है अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। उसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि आपको जब खुशियां मिलती है जब आपके ऊपर कोई भार ना हो या फिर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। वो जीने का एक आसान तरीका ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो लापरवाही से जी सके। पर कई बार जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, जो हमारे ऊपर भार होता है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उससे हम स्ट्रांग होते हैं। और यह भी हो सकता है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ना हो तो आप जिंदगी में वहीं फंसे रह जाओ। जब भी आप कुछ नया काम करते हो या सीखते हो तो आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो ज्यादा फोकस्ड रहता है, एंगेज्ड रहता है। इससे आप बेहतर बनते जाते हो और ग्रो करते रहते हो। वहीं अगर आप सेम एनवायरनमेंट में सेम चीजें रिपीटेडली करते रहते हो तो आपको मेंटल स्टैग्नेशन हो जाता है। जब आप नए काम करते हो तो वो आपके मेंटल मॉडल को हिला देता है, आपकी थिंकिंग को चैलेंज करता है और आपको नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है। 10th पॉइंट है मोर देन गुड इंटेंशंस। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में लोग आसान सुझाव चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स गाइड ढूंढते हैं जिससे जिंदगी की चुनौतियों का वो सामना कर सके। लेकिन दुनिया बदलती रहती है, हमें समय के साथ अडेप्ट करना होता है। दुख की बात यह है कि कई लोग कम अडेप्टिव हो रहे हैं। अडेप्टिव होने का मतलब है कि अपने आसपास को समझना और उसका सही उपयोग करना, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, ना कि उसे अपने आप को कंट्रोल करने देना। अगर आप सच में एक अडेप्टिव लर्नर है तो आप एक एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक नहीं फंसेंगे। जैसा एक वीडियो गेम में होता है कि आप एक लेवल जीतते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, वहीं जिंदगी का सबक तब तक दोहराया जाता है जब तक आप उन्हें सीख नहीं जाते। अगर आप अपने वर्तमान के माहौल में अडेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो जब सामने और ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आएंगे तो आप उसको टैकल कैसे करेंगे। अडेप्टेबिलिटी के कुछ कोर कंसेप्ट होते हैं, जैसे उसके लिए आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो नहीं बदल सकते और वो जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अडेप्ट होने के लिए तैयार रहते हैं और ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है 100% कमिटमेंट। आपको अडेप्ट करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए अटूट समर्पण की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए, चेंज होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आता है टॉलरेंसेस डेवलप करना। आपको अपने डर का सामना करके आगे बढ़ना सीखना होगा। उसके बाद है इमोशंस को गले लगाना। हमारे सामने बहुत बार मुश्किल क्षण आते हैं जिनमें हमारे अंदर ऐसे इमोशंस होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसी समय पे हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। कुछ हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये पूरा विश्वास हो कि ये संभव है, आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, बल्कि जब आप ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाते हैं।
जो फ्लेक्सिबल लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग लर्निंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, वहीं जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। डीप लर्निंग के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखने के लिए गलतियां करना और अपने वर्ल्ड व्यू को फिर से बनाने की जरूरत होती है। ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, इसलिए सिर्फ पूरी तरह समर्पित व्यक्ति ही इसमें टिक सकता है। अगर आप सच में अडेप्ट होने और एक अडेप्टिव लर्नर बनने के प्रति सीरियस हैं, तो आपको कमिटमेंट की कला को मास्टर करना होगा। सक्सेस को अनवेवरिंग कमिटमेंट चाहिए होती है, जहां पे आपको जरा सा भी डाउट ना हो। आप उस चीज को लेके हेजिटेट ना करें, आप अनश्योर ना हो। आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो कि आपका गोल क्या है और आपको किन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने चूज किया है जिसको बदला नहीं जा सकता। तभी आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं। आप उस चीज को सेकंड गेस नहीं करते। आप अपने लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना देते हैं जिसमें आप 100% कमिटेड हैं, जहां पे आपका एम्बिशन, आपका गोल आपके लिए इकलौता ऑप्शन है। इसी तरह एक मुस्लिम फोर्सेस के लीडर ने 711 एडी में एक हमला किया था, जहां पे वो विदेशी जमीन पे गया और जिन शिप्स पे वो गए थे उसने वो सारी शिप्स जला दी। और फिर उसने अपने साथियों से बोला कि हमारा दुश्मन हमारे सामने है और समुद्र पीछे है। आपको अपने कॉज के लिए लड़ना है, या तो आप जीतोगे या शहीद हो जाओगे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भागने के सारे तरीके खत्म कर दिए गए थे। सवाल यह है कि हम अपने लिए ऐसे हाई स्टेक्स सिनेरियो कैसे बना सकते हैं। हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम और दूसरा होता है बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम। पहला हमें रिस्क लेने से रोकता है, वहीं दूसरा हमें रिवार्ड के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलता है। ये हमेशा टेंशन में रहते हैं और हर सिचुएशन में एक दूसरे पे डोमिनेट कर जाता है। बहुत सारे लोग अवॉइडेंस ओरिएंटेशन होते हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं, रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, अपने लिए बैकअप प्लान्स बनाते हैं, जिससे कई बार वो अपने ड्रीम्स को अवॉइड कर देते हैं। पर अनवेवरिंग कमिटमेंट का मतलब है कि आप अपने लिए वापस मुड़ने के रास्ते बंद कर दें। साइकोलॉजिस्ट इसे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट कहते हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर $10,000 के जूते खरीदता है, उसे पता होता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये जूते बेचने ही पड़ेंगे, जिससे वो आगे चल के एक बिजनेस ओनर बन जाता है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है वो तुरंत उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। हमें लगातार बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। टीवी शोज में वल्गैरिटी और वायलेंस मिलता है, तो वहीं खाने के लिए हमें कुछ मीठा चाहिए होता है, जिससे आजकल जॉइंट पेन, हेडेक और घंटों अपने डेस्क पे बैठ के काम करते रहना कॉमन हो गया है। इंसान किसी भी चीज के लिए अडेप्ट कर सकता है, चाहे वो उसके डीपेस्ट फियर्स ही क्यों ना हो। साइकोलॉजिस्ट इसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इससे आप उस चीजों को भी पसंद करना शुरू कर देते हो जिसको आप एक समय पे नफरत करते थे। अगर आप लगातार किसी चीज के लिए अपने आप को एक्सपोज करते रहोगे, तो आप उसके लिए एक टॉलरेंस डेवलप कर लोगे। आपका माइंड रीशेप हो जाएगा और आपके डर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। मानो आप सुबह 4:30 बजे उठना चाहते हो और जिम जाना चाहते हो। बहुत लोग सोचेंगे ये तो पागलपन है। आप पहले 6 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे करके अपना समय कम कीजिए। पर कमाल की बात तो ये है कि आप डायरेक्टली 4:30 बजे उठ सकते हैं। इससे शुरू में आपको वो शॉक हर्ट करेगा, पर धीरे धीरे आप उसे अडेप्ट कर लेंगे। कई बार जब हम अपने पेन को एंटिसिपेट करते हैं, तो वो उससे ज्यादा दर्दनाक होता है जब वो चीज असलियत में हमारे साथ होती है। तो ऐसी किसी चीज के लिए प्रोक्रास्टिनेट क्यों करना जब आप उस डर का सामना कर सकते हो। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें खुश रहना सिखाती है, पर लाइफ हमेशा सिर्फ अच्छा फील करने के लिए तो नहीं होती। अगर हम मुश्किल कामों को अवॉइड करेंगे तो वो हमारी ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो लगातार प्लेजर को ढूंढने से नहीं मिलती, वो मिलती है जब आप डिफिकल्टीज का सामना करते हो और ग्रो करते हो। जब आप जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वैल्यू समझते हो, अपने डिस्कम्फर्ट, पेन और ऑकवर्डनेस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हो, ताकि आप टाइम के साथ साथ अच्छे से ग्रो हो सको। इंसान को इसमें मजा नहीं आता, पर इसी की वजह से कुछ ऐसे चमत्कारी आउटकम होते हैं जो बाद में लोगों को देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। यही है सक्सेस का प्राइस। आपको अपने गोल अचीव करने के लिए और एज अ पर्सन इवॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट इमोशंस का सामना करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग इन इमोशंस को अवॉइड करते हैं, पर यही इमोशंस हैं जो आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाते हैं। अगर आप अपने आप को इस डर के और डिस्कम्फर्ट जोन के बाहर धक्का मार सकते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो बहुत लोग कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। अब हम आते हैं 11th पॉइंट पे, ग्रो इनटू योर गोल्स। जॉर्जिया के एक टैलेंटेड पियानिस्ट थे जॉन बुर्के।
जिन्हें 2017 में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन मिला था। उनकी एल्बम का एक गाना था अर्थ ब्रेकर, जो कि बहुत तेज और जोशीला था, जैसे अर्थक्वेक के अनुभव को रिक्रिएट किया हो। जब उन्होंने अर्थ ब्रेकर शुरू किया था तो वो खुद नहीं बजा पा रहे थे, क्योंकि वो गाना उनकी उस समय की क्षमता के परे था, लेकिन उनका यही इरादा था। उन्होंने उस पीस को बार बार प्रैक्टिस किया जब तक वो परफॉर्म करने लायक नहीं बन गए। जॉन जैसे टॉप परफॉर्मर्स प्रेशर के नीचे थ्राइव करते हैं। वो इंटेंशनली अपनी जिंदगी में एक्सटर्नल प्रेशर का लेयर बनाते हैं। यही प्रेशर उन्हें फोकस्ड और मोटिवेटेड रखता है। और ऐसे लोग सिर्फ यही नहीं रुकते, वो अपने प्लान्स को पब्लिकली शेयर कर देते हैं, जिससे उसके बाद वो किसी को निराश नहीं करना चाहते और अपनी कमिटमेंट की वजह से अपनी पूरी जान उसको पूरा करने में लगा देते हैं। यही फोर्सिंग फंक्शन का यूज करके वो अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और अपने आप को अपनी लिमिट्स के आगे ले जाते हैं। जब आप अपनी फील्ड में उस फील्ड के बेस्ट इंसान के साथ कॉम्पीट करते हैं तो वो आपको पुश करता है आपकी लिमिट से आगे जाने के लिए। उससे आपके अंदर एनर्जी आती है, आप क्रिएटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स्ड हो जाते हो और इसी से आप अपनी पीक परफॉर्मेंस देते हो। जैसे 1955 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स एक स्पेस रेस कर रहे थे। दोनों चांद पे पहले पहुंचना चाहते थे। इसकी वजह से तेजी से इनोवेशन हुई, प्रोग्रेस हुई, सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नहीं, बाकी फील्ड्स में भी। और कमाल की बात तो ये है कि उस कंपटीशन के बाद इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी तेजी से होनी चाहिए थी, क्योंकि अब चीजें पब्लिक की आंखों में नहीं थी। अगर आप सच में सीख के ग्रो करना चाहते हो तो आपको सिर्फ नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी, आपको उसे लगाना है। जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे तेज तरीका है कि आप अपने आसपास एक इंग्लिश कल्चर बनाओ। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप किसी की मेंटरशिप के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप उस पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीरियस रहते हो। आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहते, आप उसमें डीपली इन्वेस्टेड हो जाते हो और मोटिवेटेड हो जाते हो। तो जब आप अपने मेंटोर को पे करते हो तो आप जल्दी सीखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका मेंटोर आपको चैलेंज करता है और आपको दिखाता है कि आप और ज्यादा अचीव कैसे कर सकते हो। जब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, इसका मतलब है कि आप और ग्रो करना चाहते हो, अपनी बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप अभी भी बेहतर बनने के रास्ते पे हो। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आपके दिमाग को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर प्रैक्टिस के बाद आपके दिमाग को उसकी आदत हो जाती है। जैसे कोई ऑटोमेटिकली बाइक बिना सोचे चला लेता है, इसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। जब आप लगातार प्रैक्टिस को मुश्किल करते जाएंगे और हर बार अपने लिए नए कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करते जाएंगे, जैसे एक क्लॉक लगा के आप एक लिमिटेड टाइम में वो काम करना चाहें, तो वो काम आप ऑटोमेटिकली करते चले जाएंगे। उसके लिए आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी उस काम को करना होगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्सिबल हो सके। ट्रेडिशनल थिंकिंग हमें बताती है कि विल पावर हमें एनर्जी देती है। अगर ये चली गई तो आपका लक भी चला गया और आपकी एनर्जी भी चली गई। पर एक रिसर्च से पता चला है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी एनर्जी बूस्ट कर सकता है। और जब आप एक फ्रेश और एक्साइटिंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो आपको एक डीप फोकस और प्रोडक्टिविटी की स्टेट में ले आता है। तो आपको सिर्फ विल पावर और मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठना, आपको अपने लिए चैलेंजिंग और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बनाना है, जिसमें आप नेचुरली मोटिवेटेड फील करें, एक्साइटेड फील करें। अब हम आते हैं 12th पॉइंट पे, रोटेट योर एनवायरनमेंट्स। मानो आप अपने बेडरूम में अच्छे से सोने की तैयारी कर रहे हो, पर आपके बेडरूम में एक बड़ा सा टीवी लगा है जिसपे एक चौंकाता हुआ सीन आया और उसने आपको सोने से रोक दिया। टीवी रूम में आपको सोने से डिस्ट्रैक्ट करता है, इसलिए बेहतर यह है कि टीवी को किसी और रूम में लगाया जाए। आपका माहौल आपके चाहते हुए व्यवहार से मैच करना चाहिए। अगर आप बेडरूम में हैं तो वो सिर्फ नींद के बारे में होना चाहिए। सोने के लिए आप स्पेसिफिक कपड़े पहनिए ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए कि अब सोने का टाइम हो गया है। ज्यादातर हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और अलग अलग टास्क के लिए उसे यूज करते हैं, लेकिन सब टास्क एक ही जगह करना आइडियल नहीं है। आपके वर्क स्पेस को आपके काम से मैच होना चाहिए। अगर आप एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट की जरूरत है। इसी तरह से अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग वर्क स्पेसेस बनाने चाहिए। पहले के समय में फिजिकल लेबर होती थी तो हफ्ते में 80 घंटे काम भी होता था, पर आज के समय में मेंटल वर्क होता है। इतने लंबे समय काम करने से परफॉर्मेंस अच्छी होने के बजाय खराब हो जाती है। लोग स्टिमुलेंट्स पे निर्भर करते हैं और काम से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। कुछ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ने ये समझा है और काम करने का तरीका बदल गया है। उन्होंने काम के घंटे कम कर दिए और रिमोट वर्क की अनुमति दे दी, क्योंकि वे जानते हैं कि क्यूबिकल में बैठना क्रिएटिव और मेंटल वर्क के लिए सबसे बेहतर जगह नहीं है। आपके प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको अपने एनर्जी लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं।
तो उस समय को समझदारी से इस्तेमाल करें। जब आप सो के उठते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव और क्रिएटिव होता है। इस टाइम को आप जर्नलिंग और अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्रेक थ्रूज को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब आप किसी टास्क पर काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग उस प्रॉब्लम पे फोकस होता है, लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे तो अपने दिमाग को भटकने दो, क्योंकि यही आपके क्रिएटिव इंसाइट्स लाता है। अब हम आते हैं 13th पॉइंट पे, फाइंड यूनिक कोलैबोरेशंस। ज्यादातर लोग लिमिटिंग असम्पशंस के नीचे ऑपरेट करते हैं, हर्ड को फॉलो करते हैं। वो मानते हैं कि नॉर्म्स चेंज नहीं हो सकते, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए फिजिक्स में क्रांति ला दी। उनके यूनिक एनवायरनमेंट ने उन्हें स्पेस, टाइम और मैटर को अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। आइंस्टाइन की अनकन्वेंशनल सेटिंग ने दुनिया की समझ को बदलने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को जन्म दिया। उनकी E=mc² की इक्वेशन ने बताया कि किस तरह से एनर्जी और मैटर रिलेटेड है। जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करने से आते हैं। जब आप अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से कोलैबोरेट करते हैं तो जादू होता है। आप बोल्ड और यूनिक कनेक्शंस बनाते हैं जो दुनिया को बदल सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो अपनी जितनी स्किल वाले लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन पे रहते हैं, जिससे वो ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्शंस बनाने का मौका खो देते हैं। जब आप लर्निंग के लिए और फीडबैक के लिए ओपन होते हैं तो आपको पता होता है कि रियलिटी सिर्फ वो नहीं जो आपका फिल्टर दिखाए। आप अडेप्टेबल होते हैं, पर्पसफुल होते हैं और बेस्ट आउटकम पाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि आपके विचार आपके एनवायरनमेंट से बने हैं, और जब आप दूसरे लोगों से कोलैबोरेट करते हैं जिनका एनवायरनमेंट अलग है तो आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आप अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं रहते, आप एक बड़ी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। अब हम आते हैं 14th पॉइंट पे, नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। फियोना युगांडा के कंपाला शहर के एक स्लम में पैदा हुई थी। उसके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उसकी शिक्षा के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। 9 साल की उम्र में फियोना को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो सड़क पर मकई बेचती थी, लेकिन एक दिन 2005 में जब वो अपने भाई के साथ घूम रही थी तो उन्हें स्पोर्ट्स आउटरीच इंस्टीट्यूट के स्कूल में फ्री चेस लेसन्स दिखा। फियोना और उसका भाई वहां रेगुलर स्टूडेंट बन गए। फियोना पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन चेस में उसकी समझ अद्भुत थी। जल्द ही उसने दूसरे शहरों के ट्रेंड प्लेयर्स को हराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फियोना की चेस स्किल्स बढ़ती, उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो स्लम से बाहर निकली, बेहतर खाना, अच्छे कपड़े और आरामदायक सोने की व्यवस्था का अनुभव करने लगी। उसकी सोच बदल गई और उसके सपने भी। ये परिवर्तन उसके परिवार के साथ थोड़ी दूरी का कारण बना। फियोना एक ट्रांजिशन स्टेट में थी, लेकिन इस इवोल्यूशन ने उसे सफलता दी और युगांडा की सबसे अच्छी चेस खिलाड़ी बनने के बाद उसने अपने परिवार को स्लम से बाहर निकाल लिया। पर उसके बाद भी वो कभी नहीं भूली कि वो कहां से आई है। उसने अपने प्यारों से अपने आप को ऊपर नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपने नए माहौल से रूबरू कराया। फियोना से आपको सीखना चाहिए कि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपने कहां से शुरू किया था। उसके साथ कनेक्शन रखते हुए आगे बढ़ना कितना जरूरी है। अपने परिवार के इतिहास को जानना बच्चों में आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता ला सकता है। तो भले ही आप बदलते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन कभी मत भूलिए कि आप कहां से आए हैं। अपने इतिहास का सम्मान कीजिए, अपने माहौल की सराहना कीजिए और उन लोगों का आदर कीजिए जो आपकी सफलता में योगदान देते हैं। आपका माहौल आपके सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आप इसे बेहतर बना सकते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। नो मैटर वेयर यू आर, यू कैन चेंज। ज्यादातर बदलाव विल पावर से नहीं आता, वो आता है आपकी वाई पावर से। और उसके लिए बेहतर है कि आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जो आपकी वाई पावर को सपोर्ट करे। विल पावर शुरू में कुछ काम कर सकती है, पर यह एक सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। इससे आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है और अकेलापन महसूस हो सकता है। अगर कोई इंसान विल पावर के भरोसे आगे चलता जा रहा है तो हो सकता है कि वो बाकी सारी चीजों को दाव पे लगा दे और एक गोल कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में आ जाए। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि चेंज पॉसिबल है और आपके पास इसकी ताकत है कि आप उस चेंज को ला सकें और अपना एनवायरनमेंट शेप कर सकें। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।